हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकैब इंग्लिश गुरु और मैं हूं गौरव धवन। स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूं एएफओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सेशन। सो गाइस, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ क्या रही, प्रीलिम्स के अंदर इंग्लिश की कट ऑफ और क्या रहने वाली है, मतलब क्या है चांसेस इस साल इंग्लिश की कट ऑफ के। और इसके साथ साथ आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या होनी चाहिए विनिंग स्ट्रेटजी, क्या रहेगी हमारी विनिंग स्ट्रेटजी, यानी क्या होगा वो एक्शन प्लान, ऐसा क्या हमें करना पड़ेगा जिससे हम बहुत आराम से इंग्लिश की कट ऑफ से बहुत ऊपर मार्क्स ला सकें। सो गाइज, विदाउट हैविंग फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं कि पैटर्न क्या है। आई होप पैटर्न सबको पता होगा, फिर भी एक बार बता देते हैं कि रीजनिंग के आएंगे 50 क्वेश्चंस और उसके मार्क्स भी 50, यानी एक क्वेश्चन एक मार्क का होता है। इंग्लिश के अंदर 50 क्वेश्चंस होंगे लेकिन मार्क्स 25 है। क्वांट के अंदर 50 क्वेश्चंस और मार्क्स भी 50। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन तो 50 हैं, मार्क्स आधे ही हैं, यानी एक क्वेश्चन 0.5 मार्क का है। और यहीं पे ही सारी गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ सारी यहीं हो जाती है। टाइम सबके लिए 40 मिनट्स है, लेकिन गड़बड़ यहां हो रही है कि इंग्लिश के जो मार्क्स रखे हैं वो बिल्कुल आधे ही रखे हैं। और अगर मैं बात करूं इस चीज की, यानी नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग के अंदर भी काम गड़बड़ कर दिया है। यानी अगर आपने मैथ्स या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे 0.25। ठीक है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 1। और अगर आपने गलत कर दिया, अगर आपने नेगेटिव कर दिया तो पॉइंट कितने, माइनस कितने हो गए आपके? 0.25। तो ये माइनस में हो गए। सो गाइज, यही कहानी इंग्लिश में भी है। यानी इंग्लिश के अंदर अगर क्वेश्चन चाहे 0.5 का है, यानी अगर आपने क्वेश्चन डन कर दिया तो 0.5, लेकिन अगर नेगेटिव हो गया इसमें भी 0.25। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब इंग्लिश के अंदर गलत करने की गुंजाइश है ही नहीं, मतलब नेगेटिव मार्क्स लाने की गुंजाइश इंग्लिश में बहुत कम है। सॉरी। तो आप चाहे कम अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करो जिसके अंदर चांसेस उसके सही होने के बहुत ज्यादा हो। क्लियर है? क्योंकि देखो, हम पहले से ही कुछ फिक्स नहीं कर सकते कि हमें जाके बस जी 20 ही क्वेश्चन करने हैं, हमें जाके जी 15 ही क्वेश्चन करने हैं, हमें जाके जी इतने ही क्वेश्चन करने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम के पैटर्न पे, लेवल पर डिपेंड करेगा। अगर एग्जाम ही मान लो, अगर इंग्लिश का जो पार्ट है अगर वो थोड़ा इजी आ गया तो डेफिनेटली कट ऑफ और ऊपर जाएगी। तो आप सोच के तो नहीं जा सकते ना घर से कि मैंने तो इतने ही क्वेश्चन करने हैं। और अगर लेवल टफ आया तो भी हम सोच के नहीं जा सकते कि इतने तो मुझे करने ही करने। वो तो आपको एग्जाम के पैटर्न पे, एग्जाम के लेवल पे के हिसाब से ही उसी वक्त स्ट्रेटेजी अपनी थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी। लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं 2021 में जब ये एग्जाम हुआ तो कैटेगरी वाइज और सेक्शन वाइज क्या कट ऑफ रही। देखिए, इंग्लिश के अंदर जो SC ST थी उनके लिए कट ऑफ रही 2.5, लेकिन EWS और जनरल के लिए 4.75। 4.75 का मतलब समझ आ रहा है आपको? यानी कम से कम 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो तो 5 नंबर आएंगे, और 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। इसके लिए अब आपको कैसे तैयारी करनी है, कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे ताकि कुछ माइनस हो जाए तो भी नंबर आए, ये तो है 2021 की, जिसके अंदर अब आप देख सकते हैं जो रीजनिंग की कट ऑफ है वो अगर जनरल की बात करें तो 6.5, और बात करें अगर, ये गलती से प्रिंट कुछ और हो गया, ये एप्टीट्यूड था, ये 9 रही कट ऑफ। ठीक है जी।
अगर बात करें ओवरऑल, यानी ये जो कट ऑफ रही सेक्शन वाइज जो थी वो तो अलग थी, लेकिन अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर जो मिनिमम कट ऑफ चाहिए थी, जो ओवरऑल मार्क्स आपको स्कोर करने थे प्रीलिम के अंदर, आउट ऑफ 125 वो ये थे। तो यानी 21.25 मार्क्स टोटल करके भी लाने ही लाने थे। तो देखो मैथ्स और रीजनिंग में नंबर आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर आप सिंसियरली नहीं करोगे तैयारी तो इंग्लिश एक ऐसा बैरियर बन सकती है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी जिनका इंग्लिश में हाथ थोड़ा तंग है, और एएफओ के बच्चों में बस थोड़ा डर ज़्यादा है कि हाई इंग्लिश थोड़ा सा भी अभी भी अपने पास प्लेंटी ऑफ टाइम है कि वी कैन स्कोर वेल अबव द कट ऑफ मार्क्स, द रिक्वायर्ड मार्क्स। अभी भी अपने पास इतना टाइम है कि अपने बड़े आराम से मार्क्स ले सकते हैं। तो मैं बताऊंगा तैयारी कैसे करनी है, क्या है वो विनिंग स्ट्रेटजी। तो अभी घबराने का नहीं, अभी बहुत टाइम पड़ा है। बहुत का मतलब अच्छे बच्चों के लिए भी बहुत टाइम पड़ा है, जिन्होंने मौज मस्ती करनी है, जो लोग मेंटली जो डिप्रेस्ड हैं उनके लिए तो सारी उम्र भी कम है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जो हमारे पास ये है, ये कट ऑफ जो है ये 2020 की है। 2020 के अंदर अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ बताऊं तो इंग्लिश के अंदर जो रही वो रही 2.75, इसकी SC/ST की, EWS की 5.25, फिर रीजनिंग की जो रही ये 5.5 और ये मैथ्स की है वैसे 9.75। यानी आपको क्वांट में तो थोड़ा ज़्यादा डेफिनेटली मार्क्स लाने ही पड़ते हैं, आ भी जाते हैं। मैथ्स रीजनिंग की कोई खास टेंशन नहीं है। देखो अब कट ऑफ आपको अगर याद हो तो अगर मैं बात करूं 2017-18 की, तो उस वक्त जब एग्जाम हुआ था ना तो एक मार्क्स यानी सिर्फ एक नंबर कट ऑफ गई थी। तो देखो कट ऑफ बढ़ती जा रही है। तो कोई पता नहीं, अगर जो है कट ऑफ अब की बार 6.5-7 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने को कम से कम ये मान के चलना चाहिए कि अगर कट ऑफ 8-9 तक भी जाती है तो क्या हम क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि अगर एग्जाम अगर लेवल थोड़ा सा भी मॉडरेट आ गया तो कट ऑफ ऊपर जा सकती है। तो हम ये क्यों सोच के बैठे कि कट ऑफ अब की बार भी 5, 5.5, 6 ही जाएगी, ऊपर भी आ सकती है। सो गाइज रेडी हमें होना पड़ेगा। तो क्या है वो विनिंग स्ट्रेटजी, और मैं गारंटी देता हूं जो मैं बातें आपको बता रहा हूं ना, जो लोग देखो 2 टाइप के स्टूडेंट्स अभी हमारे पास हैं। एक वो जो अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया ना, अब नींद खुलेगी, और कुछ बच्चे वो हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एक ही चीज है कि बेसिक्स इंप्रूव करो। ठीक है, आपको डेली जो है कॉम्प्रिहेंशन करना है, क्वेश्चंस करने हैं, डेली आप मॉक टेस्ट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉक टेस्ट आप डेली लगा सकते हो। जो बच्चे तैयारी पहले से कर रहे हैं वो डेली मॉक टेस्ट लगाएं, बिल्कुल लगाएं, क्योंकि उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी टाइप के सारी पैटर्न के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये उनके लिए जो पहले से कर रहे हैं तैयारी। लेकिन अब जो नए हैं उनको तो कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर, उनके लिए तो अब उनको यही नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या पढ़ूं, शुरू कहां से करूं। सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है शुरू कहां से करें। सो गाइज अब मैं आपको बता रहा हूं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अब जागे हैं, क्योंकि जो लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक माइंडसेट के साथ चल ही रहे होंगे कि इस टाइम पे वैकेंसी आती है तो हमें इस टाइम पे किस लेवल तक की तैयारी कर लेनी है। क्लियर है? सो गाइज सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं और हमारी किस तरह के क्वेश्चंस पे पकड़ है। जैसे अगर मैं कहूं एग्जाम में एक सबसे सिंपल चीज आती है जिसको अपने कहते हैं स्पॉटिंग एरर्स। ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ग्रामर के हर चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एक्टिव, पैसिव, ठीक है ना, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, कंडीशनल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना तो सभी चाहिए। ये नाम बहुत छोटा है, स्पॉटिंग एरर्स, यानी आपको एरर ढूंढनी। तो एरर ऐसे कैसे ढूंढ लेंगे जब तक सब कुछ पता नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रामर के ऐसे कौन से टॉपिक अगर मजबूरी में अगर टाइम कम है वो कर लिए जाएं ढंग से तो बात बनेगी। वैसे अभी अपने पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, अपने सब कुछ कर सकते हैं।
सब कुछ कर सकते हैं। मेन चीज क्या दिखाई देती है अपने को? स्पॉटिंग एरर्स दिखाई देते हैं, आपको फिलर्स दिखाई देते हैं, आपको क्लोज टेस्ट दिखाई देता है। और फिलर्स और क्लोज टेस्ट इनके लिए अब अगर मैं बात करूं, अगर आपको इस चीज के अंदर महारत हासिल करनी है तो आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको जितने भी वर्ड्स हमें ऑप्शंस में दे रखे होते हैं, अगर हमने उनका मीनिंग ही नहीं पता, ठीक है ना, तो हम भरेंगे कैसे, हम फिल कैसे करेंगे? तो वोकैब इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके लिए ग्रामर पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर पार्ट दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर ग्रामर और वोकैब दोनों चीजें आएंगी तो ही आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे, यानी मीनिंग समझ पाओगे कि क्वेश्चन हमसे क्या क्या रहा है, सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है, ठीक है। और ग्रामर के अंदर भी अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कंजंक्शन और प्रेपोजिशन। कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन, ये दोनों इस तरह के टॉपिक है ग्रामर के अंदर कि इनकी हेल्प के बिना आप फिलर्स वगैरह भी नहीं कर सकते। और अगर बात करूं वोकैब की, तो यहां रोल सिनोनिम एंटोनिम के साथ साथ, यानी देखो ये तो कॉमन है, साइनो एंटो तो कॉमन है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको अब यहां पे फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, इनका भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो अभी चलते हैं धीरे धीरे क्या चीज करनी है, कहां से करनी है। तो देखो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं, क्योंकि टाइम भी कम है। ऐसा ना हो कि देखो बच्चा जब घबराता है ना, क्या करता है, बस पढ़ने में ध्यान होता है। अगर आपके पास रिवीजन करने का टाइम नहीं है ना, तो पढ़ा हुआ सारा बेकार। और ये चीज वोकैब के अंदर तो बिल्कुल फिट बैठती है। उतना ही पढ़ना जितना कि याद रहे। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इंग्लिश समझ आने से, इंग्लिश के अंदर कॉन्सेप्ट्स और वोकैब सिर्फ समझ आने से नंबर नहीं आते। नंबर तो तब आएंगे जब आपको एग्जाम वाले टाइम पे ये चीजें याद आएंगी। आपने जो वर्ड पढ़ा है उसका मीनिंग अगर याद ही नहीं आ रहा तो पढ़ने का क्या फायदा। हर इंसान को देखो अपनी कैपेसिटी पता है, उसको ये भी पता है कि मैं एक दिन में कितना पढ़ सकता हूं, उसको ये भी पता है कि मेरे को एक दिन जो आपने चीज पढ़ी है वो कितने टाइम तक याद रह सकती है, और उसमें भी अगर उसको वो चीज लंबी याद रखनी है तो उसको कितनी रिवीजन्स चाहिए। सो गाइज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको वो वोकैब याद करनी है। हाँ, मैथ्स के अंदर आपकी हेल्प ये कर सकता हूं, पूरे के पूरे 40 सेशंस, लगभग 40 सेशंस की वोकैब आपको यूट्यूब पे मेरी मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है। 40 सेशंस, और वो भी थ्रू ट्रिक्स, यानी आपने वोकैब देखी, सेशन देखा, पढ़ा और आपको वो वर्ड याद हो जाएंगे। तो 40 सेशंस पढ़े हैं, प्लस इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी हैं, वो भी ट्रिक्स के थ्रू आपको फ्रेजल वर्ब्स भी याद हो जाएंगी। इडियम्स के भी बहुत सारे सेशंस पढ़े। तो ये चीजें आप ऑनलाइन जो है मतलब यूट्यूब से देख सकते हो, आपकी सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें याद रहे। क्योंकि अगर हमने जितना पढ़ा है, अगर उसमें से कुछ आ गया और वो हमें आता हुआ, तो मार्क्स मिल जाएंगे। अगर हमने पढ़ा तो बहुत कुछ है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स याद कर लिए, लेकिन वक्त पे हमें समझ ही नहीं आता एरर कहां है, क्योंकि हम प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए। सो गाइज अब टाइम यही है कि हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन हमें जो भी पढ़ना है वो ऐसे पढ़ना है कि अगर उसमें से क्वेश्चन आ गया तो नंबर आने ही चाहिए। क्लियर है? सो स्पॉटिंग एरर्स हो गया, फिलर्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैरा जंबल्स, ठीक है जी, पैरा जंबल्स। तो पैरा जंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको पैरा जंबल्स ना पता होता क्या है, फिर भी बता देते हैं। एक पैराग्राफ जिसके अंदर कुछ सेंटेंसेस होते हैं और वो सेंटेंसेस गलत सीक्वेंस में होते हैं, मतलब आपको उन्हें अरेंज करना पड़ता है, तो इसको रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। अब आप इमेजिन करो, हमें 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं ऊपर नीचे और हमें उनको जचाना है, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। अगर यही 5 सेंटेंस हिंदी में होते या आपकी मदर टंग में होते तो
क्या आपको टाइम लगता है उनको सेट करने में, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा? इसका मतलब ले दे के कहानी तो सारी लैंग्वेज की है कि इसकी हिंदी नहीं हमसे बनती ढंग से, और इसी वजह से हमें समझ नहीं आता पहला कौन सा है बाद में कौन सा है। सो गाइज, इसी वजह से ग्रामर के कंसेप्ट अगर आपके थोड़े से ठीक होंगे ना, टेंस वगैरह टाइप के, तो कॉम्प्रीहेंड करने में आसानी होगी, आपको मीनिंग समझने में आसानी हो जाएगी। सॉरी। और अगर मीनिंग समझने में आसानी हो गई तो फिर हम उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि पैरा जंबल के अंदर भी एक बहुत बड़ा रोल किसका है? कंजंक्शंस का और प्रेपोजिशन, मतलब कंजंक्शंस का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब यहाँ पे इनके भी रोल आते हैं, क्योंकि जब सेंटेंस चलता है प्रोनाउन का, स्पेशली रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है जी, तो मतलब देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इन सबकी ये सब चीजें जो हैं, अब आपको थोड़ी थोड़ी इनके टिप्स और ट्रिक्स सीखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये बात तो मैंने अभी बाद में बतानी है, लेकिन अभी बता दूं कि अपने एक बैच शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं टारगेट ही यही लेके चल रहा हूं कि अपने को 45 डेज जो हमारे पास होंगे ना, उसमें ऐसा क्या पढ़ा जाए, ऐसा मैं आपको क्या पढ़ाऊं कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो तब उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, जो मैं पढ़ाऊंगा अगर वो आपने पढ़ लिया, जो मैं होमवर्क दूंगा अगर आपने वो होमवर्क कर लिया, तो गारंटी है इंग्लिश में जो रिक्वायर्ड कट ऑफ है हम उससे बहुत ऊपर मार्क्स लेके आएंगे, क्योंकि मैं वो हर पार्ट, हर वो इंपॉर्टेंट पार्ट, और जिस लेवल तक उस पार्ट को हमने पढ़ना चाहिए उस लेवल तक लेके जाऊंगा। और आपकी प्रैक्टिस, वोकैब, ये फ्रेजल वर्ब, ये सब कुछ आपको इस तरह से होमवर्क में हम करेंगे, और आके आपसे पूछा भी जाएगा। तो ये एक लाइव बैच होगा, इसके अंदर सिस्टम ही ऐसा चलाएंगे कि हर हाल में आप मेरे साथ अगर रहे तो कट ऑफ क्लियर होगी, कहीं जाएगी नहीं। फिर भी जो लोग नहीं अटेंड कर पाएंगे, नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि ठीक है हम मैनेज कर सकते हैं, उनको, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि करें क्या, वो फिर वो करें क्या, कैसे करेंगे खुद, ठीक है जी। तो पैरा जंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है जी। तो ये तो देखो वैसे तो ये बेसिक चीजें। अब आजकल जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका क्या करें? जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं कहूं मैच द कॉलम, ठीक है, मैच द कॉलम, ठीक है जी। अब सब देखो, जिनको पता है उन्हीं को पता है कि ये चीजें क्या हैं, क्योंकि वो अपडेटेड है, पर फिर भी थोड़ा सा तो आइडिया है, ठीक है। दो कॉलम्स के अंदर तीन तीन मान लो सेंटेंस दे रखे हैं, आपको मैच करना है कौन सा सेंटेंस किससे बैठता है। तीनों ही आपस में बैठ रहे हैं, पेयर्स बनाने होते हैं, दो पेयर बन रहे हैं, एक पेयर बन रहा है, तीनों ही पेयर बन रहे हैं, या एक भी नहीं बन रहा, तो मैच द कॉलम आ रहे हैं आजकल। आजकल सेंटेंस कनेक्टर्स आ रहे हैं, सेंटेंस कनेक्टर्स आ रहे हैं, सेंटेंस स्टार्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। वर्ड यूसेज आ रहा है, एक वर्ड दे दिया, अब उसको अलग अलग टाइप से सेंटेंस में यूज करके दे रहे हैं, कभी एज अ वर्ब, कभी एज एन एडजेक्टिव, कभी एज अ नाउन, कभी एज एन एडवर्ब। तो आपको चेक करना है यार एक ही शब्द के अलग अलग कैसे यूज हो रहे, तो करना पड़ेगा। फिर वर्ड रिप्लेसमेंट आ रहा है। अब ये सब क्या है? ये सब नए पैटर्न के क्वेश्चन है, वर्ड रिप्लेसमेंट आ रहा है। अब ये जो इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें करने के लिए बेसिक्स बहुत इंप्रूव, मतलब बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और अपनी गारंटी है मेरे साथ पढ़ोगे, वैसे तो मैं डेली मॉक टेस्ट करवाऊंगा आपको, डेली कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ स्पॉटिंग एरर्स, कभी फिलर्स, कभी ये मैच द कॉलम, ये सब मैं करवाऊंगा, लेकिन यहां मैं सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा। इनके लिए जो बेसिक्स चाहिए, जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनकी जो बेसिक नॉलेज चाहिए ना, वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो मैं कराने ही वाला हूं आपको, ये सब मिलने वाला है। जब तक आपका टेस्ट नहीं होता है सब मिलने वाला है, तो आप इन चीजों के लिए तो जुड़े ही रहिए मेरे साथ, ठीक है। हाँ ठीक है, टेस्ट जो बैच की बात है, जो ज्वाइन करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता ना करे, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो ये है न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस। तो क्या इनके अंदर कैचेज हैं, कैसे करने हैं, ये सब बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन अगर आपको इंप्रूव करना है तो भैया पैसेज
वही पढ़ो जिसके क्वेश्चंस भी साथ में हो। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से बात नहीं बनेगी। न्यूज़पेपर तो ये मान के चलो ठीक है, अब देखो हर चीज़ वैसे तो अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वेरी करती है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। जिसका लेवल अच्छा है वही न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, जिसको पढ़ना ही नहीं अभी आता वो बेचारा क्या करेगा? अगर वो 2 घंटे में एक पैराग्राफ पढ़ेगा तो वो तो पागल ही हो जाएगा ना। उन बच्चों के लिए जिनका हाथ बहुत ही तंग है, जो इंग्लिश पढ़ के हिंदी उनसे नहीं बन रही, उनको मैं कहूंगा कि वो पहले 10 दिन ब्रिल्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आता है, जिसके अंदर जो न्यूज़ हिंदी में होती है वो इंग्लिश में होती है, मतलब जो चीज़ इंग्लिश में दे रखी है न्यूज़ वो हिंदी में भी होती है। वो 10 एक दिन पहले पढ़ लो, कोई बात नहीं। कुल्हाड़ी, पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी तेज करनी बहुत जरूरी है, कोई बात नहीं, एक बार मोमेंटम बना लो जिन लोगों को ऐसी दिक्कत है, और उसके बाद आप फिर पैसेजेस करना स्टार्ट करो। ठीक है, पैसेजेस वही करने हैं जिनके क्वेश्चन साथ में हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो मेरे 2-3 वीडियोस हैं, आप अगर लिखोगे कि पैसेजेस बाय गौरव धवन, अगर आप ऐसा लिखोगे तो मेरे 2-4 वीडियोस पड़े हैं। उन वीडियोस के अंदर मैंने पूरे पैसेज की हिंदी बताई है, फिर जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें यह भी बताया कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, और बाकी 3 या 4 ऑप्शन क्यों आंसर नहीं होंगे। मतलब मैंने इतनी डिटेल में वो बातें बताई हैं, तो जो लोग शुरू करना चाहते हैं, एक बार जिनको समझ नहीं आ रहा वो देख सकते हैं। तो बाकी पैसेजेस की प्रैक्टिस भी आपको करनी ही करनी है। सो गाइज, अब ये चीजें जो हैं अब आपको पढ़नी तो है, लेकिन अब किस चीज को कितना टाइम देना है। सो गाइज, अगर मैं आपसे कहूं सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रामर, तो ग्रामर के अंदर अगर आपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स की पक्की प्रिपरेशन नहीं की, यानी उनको ढंग से अगर याद नहीं किया, समझा नहीं, समझना है पहला स्टेप, दूसरा स्टेप उनको याद करना, क्योंकि अगर याद होंगे तो ही वो टाइम पे आप उनको अप्लाई कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो जब आंसर देखते हैं तो ही उनको याद होता, अच्छा ये था, हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, अच्छा हाँ। तो ये अच्छा करने से हमारा एग्जाम तो क्लियर नहीं होगा ना, तो हमने जो पढ़ा है वो याद रहे हमें। सो कॉन्सेप्ट्स हमें याद करने हैं, सिर्फ पढ़ने नहीं है। ठीक है, सो गाइज, आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो ग्रामर इंप्रूव करने पे देना, क्योंकि ग्रामर ही जड़ है। ग्रामर से ही कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होएगा, और ग्रामर से ही आपकी वोकैब को भी समझने में आसानी होगी। और कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज रीडिंग जो है वो जरूर करनी है, थोड़ा टाइम उसको जरूर देना है। और शुरू में जो लोग अब तैयारी करने लगे हैं, मैं प्लीज एक बार उनसे कह दूं, रोज मॉक टेस्ट आप लोगों को अब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रोज मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप बेसिक्स या जो कॉन्सेप्ट्स है या जो न्यू वोकैब है वो ठीक है, फिर जो तो आपको रोज मिलेगी वहां से वो तो पढ़ लोगे, लेकिन फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एक सीक्वेंस से जब तक आप टॉपिक्स क्लियर नहीं करोगे तब तक वो बात नहीं बनेगी। रोज मॉक टेस्ट वही लगा सकता है जो ऑलरेडी पिछले 2-4 महीने से पढ़ रहा है। जो लोग नए हैं, मेरी सलाह माने तो वो 3 दिन में एक आधा मॉक टेस्ट लगा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करने हैं, वोकैब के, ग्रामर के, तो आप लोगों का ध्यान उसी पे ही जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए जी, ओके। सो मैं आपको डेली मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा, मतलब डेली मैं आपको कुछ ना कुछ करवाऊंगा, चाहे वो मॉक टेस्ट होगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी है, एग्जाम तक मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है जी, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बाकी बेसिक्स इंप्रूव करने के लिए तो जो बैच होगा वो मैं स्टार्ट करूंगा 4 तारीख से, मतलब बैच स्टार्ट होगा 8 तारीख से, और सिर्फ इंग्लिश के लिए ही इसकी कॉस्ट है 2499। लेकिन अगर 4 तारीख तक कोई रजिस्टर करवाता है, अगर 4 तारीख तक आप रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है जी, तब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और तब आपको फ़ायदा हो सकता है, तब आप 1999 में ये कोर्स आपको मिल सकता है। तो कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो ये नंबर है, इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। तो ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, सिर्फ 4 तारीख तक।
4 तारीख के बाद से फिर जो लोग बाद में ज्वाइन करना चाहेंगे, मतलब बाद में जो लोग अगर रजिस्टर करेंगे तो फिर उनके लिए 2499। देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आजकल तो 1100 में बैच मिल जाता है, 1200 में बैच मिल जाता है। गाइस ये लाइव बैच होगा, पहली बात तो। दूसरी बात, अब बात विश्वास की है। बैच तो हो सकता है कोई 500 में भी आपको दे देगा, लेकिन अब बात विश्वास की, यही 2 महीने हैं। इन्हीं 2 महीने में कोई हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ कोई इंसान ऐसे पढ़ाए कि बस वो सिलेबस की बातें करे, और हो सकता है कि अब इन्हीं 2 महीने में कुछ ऐसा हो जाए, कोई कुछ ऐसा बता दे, कोई कुछ ऐसा समझा दे कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। सो अब बात सिर्फ इसी चीज की है कि ये बात सिर्फ अब पैसों की नहीं है, ये बात एक विश्वास की है, ये बात प्रतिष्ठा की है। आपकी भी प्रतिष्ठा की है, मेरी भी प्रतिष्ठा की है। बात अब सम्मान की है, क्योंकि अगर मौका निकल गया, अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, अगर प्री ही नहीं निकला तो मेंस कैसे होगा। सो बात 1500 की नहीं है, बात है अब इज्जत की। तो हमें कट ऑफ क्लियर करनी है, और मैं भी जिद्दी हूं, जो जो मेरे साथ लगेगा अपने उसकी कट ऑफ क्लियर करवाएंगे। सो गाइज आपके पास मौका है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्वेरी आ रही है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये जो बैच है इसका नाम भी प्रतिष्ठा है। 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, यानी जो भी हम लाइव क्लास में पढ़ेंगे वो चीज़ अगर आपकी क्लास मिस होती है तो आपके पास वो चीज़ पड़ी रहेगी। सारे पीडीएफ्स, टेस्ट वगैरह सब आपको जो है वो मिल जाएंगे। ये मेरी टेंशन है कि सब कुछ आपको टाइमली मिले। क्लियर है जी? सो गाइज अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लग रहा हो तो प्लीज़ फिर इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं करवाऊंगा स्पॉटिंग एरर्स, बिल्कुल एडवांस्ड लेवल की, जिस लेवल का स्पॉटिंग एरर्स आपके एएफओ में आ सकते हैं और आने वाले हैं, बस इसी लेवल के स्पॉटिंग एरर्स जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। सो गाइज आई होप कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, और पूरी कोशिश करूँगा कि चाहे आप कोर्स करें ना करें, लेकिन जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इस तरह से कॉन्सेप्ट सुन के मैं इम्प्रूव कर दूँ कि हर हाल में आपका प्री क्लियर हो जाए। सो गाइज मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सबको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।